नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसका सत्र 21 का पहला भाग है, जो कि फरवरी 10 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है, जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है दोस्तों, यदि इस एक के ज्ञान को या इस एक के कानून की किताब को कोई अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह कर सकता है, क्योंकि यह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम 75,000 वर्ष के चक्र के पहले हिस्से के बारे में बात करें। 75,000 वर्ष के चक्र के पहले हिस्से में क्या हुआ था, कि मेल्डेक के लोगों को यहाँ कब स्थानांतरित या ट्रांसफ़र किया गया था। हमें शायद थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मेल्डेक के लोग हमारी धरती पर वास्तव में कितने वर्ष पहले आए थे। तो रा कहते हैं, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वह कई परिवर्तनों से होके गुजरे हैं। पहला परिवर्तन आपके भूतकाल में लगभग 5 लाख वर्ष पहले हुआ था। उस समय वो इकाइयां गांठ में बदल गए थे, यानी कि उनकी आत्मा में डर की गांठ लग गई थी। ऐसा युगों तक चलता रहा। हम बार बार उनकी सहायता करना चाह रहे थे, परंतु उन तक पहुंचने में असमर्थ थे। लगभग आपके समय के अनुसार पिछले 2 लाख वर्ष पहले एक महासंघ की इकाई द्वारा उन इकाइयों की गांठ को ढीला करना संभव हुआ, जो उन सभी में उस समय लग गई थी जब उनके ग्रह में विनाश हुआ था। इन सभी इकाइयों को इनर या समय स्थान अदृश्य आयामों में पुनः रूपांतरण ट्रांसफर किया गया। वहां उन्हें लंबे उपचार से गुजरना पड़ा। जब उपचार खत्म हो गया तब वे लोग यह तय करने में सक्षम हुए कि उन्हें आगे क्या करना है, यानी कि वह कुछ ऐसा करें जिससे जो कर्म उन्होंने किए थे उनके परिणाम कम हो सके। आपके समय अनुसार लगभग 46,000 वर्ष पहले इन इकाइयों ने आपके ग्रह में जन्म लेने का फैसला किया। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या, जब मेल्डेक का उन्होंने अपना पूरा प्लानट ही फाड़ दिया, तो आपको याद होगा रा ने कहा था कि उस प्लानट पे से कोई भी नहीं निकल पाया था, ना तो वो जो उनको मैनिपुलेट कर रहे थे और ना वो जो मैनिपुलेट हो रहे थे। दोनों में से ही कोई नहीं निकल पाया। तो उस केस में हुआ क्या, जितने भी थे ना वहाँ पर सभी की आत्मा में डर की गांठ लग गई थी। और जैसा कि राय यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे कि हम तो कोशिश कर रहे थे खोलने की, लेकिन वो उनकी डर की गांठ ही नहीं खोल पा रही थी। उसका कारण ये था कि जैसी कोई उनके पास जाए, प्रेम से भी जाएगा तो डर लगने लग जाता था उनको, उनकी आत्माओं को। तो आपने सुना होगा ना कि आत्मा में डर बैठ जाना, ये वही उसी तरीके का कुछ हुआ था। मतलब इतने टाइम निकल गया, आप सोच लीजिए। वो कह रहे हैं कि करीब 5 लाख साल पहले हुआ था, फिर 2 लाख साल पहले हम लोग गए, तो यानी 3 लाख साल तो वो डर के अंदर ही पड़े रहे। और उसके बाद 2 लाख साल पहले जब किसी एक ने, मतलब महासंघ से किसी ने, कन्फेडरेशन से किसी ने जाके उनकी गांठें खोलनी शुरू की ना, जब धीरे धीरे, तब जाके उन लोगों को होश आया कि हाँ, हमसे ये गलतियां हुई हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। तब उनको एस्ट्रल प्लेन्स में, जो लोअर एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, मिडल एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, हायर होते हैं, तो उनके सबसे लोअर एस्ट्रल प्लेन में उनको रखा गया, जहाँ पे उनकी आत्मा का मतलब उपचार हुआ, मतलब इलाज हुआ। तब जाके वो लोग, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे 46, मतलब हमारे हिसाब से 46,000 वर्ष पहले उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें इस प्लेनेट पे जन्म लेना है, यानी हमारी धरती पे। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, यानी कि 75,000 वर्ष के मास्टर चक्र से पहले किसी भी मेल्डेक की इकाइयों का जन्म यहाँ नहीं हुआ था। तो रा कहते हैं, यदि ये तीसरी घनत्वता के स्थान समय के संदर्भ में है तो ये सही है। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर तुम्हारे प्लेनेट के हिसाब से देखा जाए और टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो ये कहना बिल्कुल सही है कि 75,000 वर्ष पहले नहीं आए थे ये, 46,000 वर्ष पहले इन लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर हमें पैदा होना है। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या इनमें से किसी भी इकाइयों ने 75,000 वर्ष के चक्र से पहले दूसरी घनत्वता में जन्म लिया था? तो रा कहते हैं ये गलत है। इन इकाइयों ने तीसरी घनत्वता के समय स्थान में जन्म लिया था, जिसे आप इनर स्तर यानी प्लेन्स कहते हैं, जहां इनका इलाज चल रहा था तथा उन्हें अपने कर्म का एहसास हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ कुछ ऐसा है कि इन लोगों ने जन्म भी लिया ना तो धरती के नीचे, जैसे वो उन्होंने बताया था ना कि बिग फुट बन गए थे, कुछ डॉग मैन बन गए, कोई कुछ बन गए, कोई कुछ बन गए, तो इन्होंने धरती के नीचे ही रहना पसंद किया।
और वहाँ पे पहले उनका इलाज चला। उसके बाद फिर उन लोगों को धीरे धीरे अपना ये पता चला कि हम लोगों से ये गलतियाँ हुई हैं, तो अब हम अपने कर्म का पश्चाताप इस ग्रह के ऊपर रह के करेंगे। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, हम चीज़ों को दोहराना नहीं चाहते जिसके बारे में हमने पहले से चर्चा कर लिया है, परंतु हमें कुछ बातों को अच्छे से समझने में दिक्कत आ रही है, इसलिए उसी सवाल को थोड़ा अलग तरीके से हमने पूछा ताकि अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। यानी कि 75,000 वर्ष के चक्र के शुरुआत में, जैसे कि हम जानते हैं कि क्वारंटीन लगा दी गई थी, यानी कि वो लक्ष्मण रेखा सी लगा दी गई थी। मैं यह मान रहा हूं कि ग्रह रक्षकों को पता था कि यदि क्वारंटीन नहीं लगाए जाए तो स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन कैसे होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं, यह आंशिक रूप से, यानी मतलब इसका एक पार्ट सही है। यह गलतियां इस प्रकार हैं। वे इकाइयां जिन्हें तीसरी घनत्वता का अनुभव आपके लाल ग्रह यानी मार्स पर हुआ था, उसे समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। उन्हें आपके ग्रह में स्थानांतरित करने के लिए आनुवांशिक रूप से उनमें बदलाव किया गया था। हालांकि ये सहायता करने की मंशा से किया, परंतु इसे स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखा गया। रोशनी की क्वारंटीन, जिसमें ग्रह रक्षक या माली होते हैं, इस प्रकार प्रभाव में आया और तीव्र हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे रा पता है क्या कह रहे हैं? रा कह रहे हैं कि ये जो मेल्टेक वाले हैं ये तो बाद में आए हैं, उनसे पहले तो मार्स वाले आए थे। अब उनको जब वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया तो उनका डीएनए चेंज किया ताकि वो यहाँ के अकॉर्डिंगली बन जाए, और यहीं की मिट्टी और यहीं की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको शरीर भी दिए गए। तो धीरे धीरे वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर इसको आज़ादी के उल्लंघन के कानून के उससे देखा जाए ना, मतलब आज़ादी के कानून के हिसाब से, तो इसको एक तरीके से उल्लंघन ही माना जाएगा, क्योंकि वो जब तुम थे उस प्लैनेट के ऊपर और तुम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम लोगों ने खैर डिसाइड क्या किया, तुम लोगों की हालत ही ऐसी हो गई कि तुम लोगों को उठा के यहाँ पे हमें रखना पड़ा। तो एक तरीके से ये दूसरे ग्रह की आज़ादी का उल्लंघन है, मतलब हमारे ग्रह की आज़ादी का उल्लंघन हुआ भी है। इसको इस तरीके से देखा गया, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं थी। फिर वहाँ से ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, एक पड़ोस के घर में आग लग गई है, वहाँ के लोगों को निकाल के यहाँ पे लेके आए हैं। अब जो इस घर के अंदर रह रहे हैं वो तो यही कहेंगे ना, अरे इनको कहाँ से हमारे घर के अंदर लेके आ गए तुम लोग। तो इस वजह से इसको आज़ादी का उल्लंघन के रूप में देखा गया। इसलिए फिर वो कह रहे हैं कि इसलिए हम लोगों ने फिर बाहर से इस ग्रह पे, जो मतलब हमारे ग्रह पे, या बाहर से रोशनी की क्वारंटीन लगा दी। और ये जो ग्रह रक्षक होते हैं उन्होंने पहले ही बताया था कि किसी भी एक टाइम या स्पेस में मिनिमम 25 से लेकर पता नहीं 24 शायद ऐसी कुछ बताया था, इतने स्पेस क्राफ्ट तो हमारे इस आसमान के अंदर रहते ही रहते हैं, जो कंटिन्यूसली पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसी चीज़ को वो बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, जब ये लगाई ना, क्या कहते हैं, क्वारंटीन, तो ये जो रक्षक थे इन लोगों ने मिलकर इसका इसका प्रभाव और स्ट्रांग कर दिया कि चलो ठीक है, मार्स से तो हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन अब ऐसा ना हो कि बाहर से इसका फ़ायदा उठा के कि अच्छा मार्स से जब तुम यहाँ रख सकते हो तो हम भी घुस सकते हैं, हमको कौन रोकेगा। इस वजह से फिर बाहर से क्वारंटीन लगाई कि कहीं ऐसा ना हो इसका फ़ायदा उठा के कोई बाहर से अंदर घुस जाए। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, जब 75,000 वर्ष के चक्र की शुरुआत हुई थी, उसका औसत जीवन काल लगभग 900 वर्ष था। उस तंत्र या पुनर्जन्म की प्रक्रिया और समय सारणी क्या थी? तीसरी घनत्वता में दो जन्मों के बीच का समय उनके मन, शरीर, आत्मा, परिसर के विकास पर कैसे लागू होता है? तो डॉन यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो चलो ठीक है, 900 साल की उम्र हुआ करती थी 75,000 साल पहले, तो उसके बाद ये पुनर्जन्म और ये सारी चीज़ें कैसे चली, मतलब इनकी टाइमलाइंस किस तरीके से डिसाइड हुई। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि कहते हैं ये जो दो जन्मों के बीच में जो होता है ना, कि मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जो होता है, कहते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो रा कहते हैं, यह सवाल सबसे ज़्यादा जटिल है। हम शुरू करते हैं। शुरुआत में तीसरी घनत्वता के लोगों के जन्म का पैटर्न अंधकार से शुरू हुआ था, क्योंकि आप अपनी घनत्वता के बारे में कुछ इस प्रकार विचार कर सकते हैं कि यह नींद है और एक भूल, फॉरगेटिंग है। यह केवल भूलने का स्तर प्लेन है। तीसरी घनत्वता की इकाइयों के लिए यह आवश्यक है कि वह भूल जाएं, ताकि कन्फ्यूजन का तंत्र या स्वतंत्र इच्छा नए व्यक्तिगत चेतना पर काम कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं ना कि फॉरगेटिंग है यहाँ पे लगी हुई, तो मतलब वो इसलिए लगी हुई है, अगर आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद है तो आप एक ही डायरेक्शन में निकलते चले जाओगे, अब वो चाहे खुद की सेवा का रास्ता हो या दूसरों की सेवा का रास्ता हो। लेकिन जब ये भूलने का लगा होगा ना, तो अब आप आज़ादी से कुछ किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को सोचने में लग रहा होगा यार हमसे बिना पूछे हम लोगों की चीज़ें भुलवा दी, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं।
यहाँ पैदा होने से पहले ना ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं कि जब वो यहाँ पे पैदा हो रहे हैं तो उनको पता रहता है कि यहाँ जाके मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल जाऊँगा और ये जो आज़ादी का कानून है ये दोबारा लगेगा। अब इसका इस्तेमाल मैं किस तरीके से इस ग्रह के ऊपर करूँगा, किसी भी दिशा के अंदर निकल सकता हूँ मैं। हो इसी वजह से दूसरों की सेवा का रास्ता, खुद की सेवा का रास्ता, इन दोनों के बीच में ना बैलेंसिंग बैलेंसिंग चल रही होती है। इसलिए कहते हैं, जैसे बुद्धा भी आए और भी लोग आए, उन्होंने कहा कि बीच का रास्ता चुनो, जिसको 51 यानी 49% ये होता है वो बीच का रास्ता, ना कि उधर वाला रास्ता। तो ये जो बीच का रास्ता है ना, इसको अगर चुनते 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 कोई चल गया तो इस डेंसिटी से निकलना आसान हो जाता है। अदरवाइज वो फंस जाएगा क्योंकि वो भूल चुका है अपनी पुरानी जिंदगी। तो खैर आगे देखते रहा क्या कहते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक इकाई सभी में एक है जो कि मासूम है। उनका झुकाव पाशविक व्यवहार यानी एनिमलिस्टिक बिहेवियर की तरफ होता है, जो सभी के संरक्षण के लिए दूसरों को स्वयं के विस्तार के रूप में इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे इकाइयां जागरूक होती हैं कि उनकी भी आवश्यकताएं हैं जो पाशविक नहीं है, यानी कि वह केवल मृत्यु से बचने के लिए बेकार है। इन आवश्यकताओं में शामिल है किसी के साथ की आवश्यकता, हंसी की आवश्यकता, खूबसूरती की आवश्यकता, ब्रह्मांड को जानने की आवश्यकता। ये सारी शुरुआती आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब कोई पैदा होता है ना यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में तो उसका एनिमलिस्टिक ही बिहेवियर होता है, मतलब जानवर जैसा ही होता है वो। और आपने सुना भी होगा, हमारे पहले के लोग कहते थे कि ज्ञान विहीन मनुष्य जानवर के समान है। यानी जिसको ज्ञान नहीं है ना, वो जानवर की तरह ही बिहेव करेगा कि तेरा ये तेरा वो, इसका छीन लूं उसका छीन लूं, इस तरीके से ही करेगा वो। लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान आता रहता है, वो आपस में एक दूसरे से सीखना शुरू करता है। अब उसके आसपास वाले सिखाने वाले कैसे हों ये तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन वो जो चुन के आता है उसके हिसाब से उसके अंदर से करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने बताया ना यहाँ पे कि इन चीज़ों को सीखने के लिए फिर आपको हंसना खेलना भी ज़रूरी है, खूबसूरती का भी अपना ध्यान रखना जरूरी है कि हाँ भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, क्या है जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद ये ब्रह्मांड को जानने की आवश्यकता, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है कि भाई आप इस प्लेनेट के ऊपर हो, सारी चीज़ें हुई, ब्रह्मांड बनाया किसने, ग्रह किसने बनाया, ये सारी चीज़ें चलती कैसे। तो जब ये चीज़ें किसी इंसान के अंदर आनी शुरू हो जाती है ना, तो वो जानवर वाले बिहेवियर से बाहर आना शुरू कर देता है कि उसको थोड़ी सी अकल आनी शुरू हो जाती है कि मैं जानवर थोड़ी ना हूँ कि तू इसका छीन उसका छीन, ये कर वो कर। मैं तो इंसान हूँ, मेरे को तो जानने की ज़रूरत है। मैं रचयिता का एक छोटा सा हिस्सा हूँ जो यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ। अब सीखूंगा, आगे जितना निकल सकता हूँ उतना आगे निकल के जाऊंगा। इतना सिंपल है इसको समझना। तो आगे डॉन और कहते हैं, जैसे जैसे उनके सारे जन्मों का अनुभव जमा होने लगता है, वो आगे की आवश्यकताओं को भी खोजता है, जैसे कि लेन देन की आवश्यकता, प्यार की आवश्यकता, प्यार को पाने की आवश्यकता, जानवरों जैसे व्यवहार से और अधिक सार्वभौमिक दृष्टिकोण यानी यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव की तरफ ऊपर उठने की आवश्यकता। तो वो देखा दोस्तों, इन्होंने वही बोल दिया ना कि यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव को समझना कि ब्रह्मांड में बाकी लोग कैसे काम कर रहे होंगे, अपने आप को दूसरों से काट लेना, ये कहना कि जी मैं तेरे से ऊपर और तू मेरे से नीचे, ये ऐसा और ये वैसा, ये चीज जानवरों का बिहेवियर होता है। लेकिन जो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में देखेगा ना, जिसके अंदर उसको ये पता है अंदर से कि हाँ भाई वासुदेव कुटुंबकम ऐसे ही नहीं है, इसका मतलब ये बोला गया है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं ना, सब उस एक अनंत रचयिता का हिस्सा हैं। उनको समझने की जब वो कोशिश करता है तो वो जानवर के बिहेवियर से निकल के एक एक यूनिवर्सल लेवल पे आ जाता है, जहां पर वो यूनिवर्सल पीस यानी मतलब यूनिवर्सल शांति, यूनिवर्सल सोच, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना शुरू करता है। और जब वो इन सब चीज़ों की तरफ जाने लग जाता है ना, तो हाँ नॉर्मल जनता उसे पागल कहेगी, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे भी दोस्तों एक बात बताएं, दुनिया पागलों ने बदली है, समझदारों से कभी दुनिया हुई नहीं है, बदली नहीं गई उनसे, क्योंकि वो तो वही करते चले गए जो दूसरे करते चले गए। लेकिन यहाँ पे जब आप यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव में निकलोगे, हो सकता है मेडिटेशन में जाके इधर इन सब चीज़ों में सबके अनुभव अलग अलग होंगे, क्योंकि आप अपने माध्यम क्या लगा के आए हो ना, उसके हिसाब से आपको अनुभव होने शुरू होंगे मेडिटेशन के अंदर भी। इसलिए किसी से ये पूछना कि जी मेरे को तो ये अनुभव हुआ, मेरे को तो वो अनुभव हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता जनरली, क्योंकि वो आपका खुद का अनुभव है। तो किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका अनुभव तो कुछ और होगा, उसके माध्यम कुछ और हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दूसरे से पूछने से अच्छा है कि खुद ही जानते रहो, अपनी चीज़ों को खुद जानते रहो, उनको खुद फिर एनालाइज करो। जैसे राह ने कहा था, सही गलत नहीं, इसको ये देखना अगर ये ऐसा है तो इसका उल्टा कैसे है, फिर उल्टा है तो इसका सीधा कैसे है। इस तरीके से देखते देखते सेल्फ एनालिसिस करते हुए आगे निकलना, और इसी से आपकी ग्रेड बनती भी चली जाती है, और जो आपने सीखा
उसके अकॉर्डिंगली दूसरों को उनके लेवल पे जाके क्या समझा सकते हो ना, उससे आपकी ग्रेड बननी शुरू होती है कि हाँ अब नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए मैं तैयार हूँ या तैयारी कर रहा हूँ। और करते करते अब दूसरों की भी मदद करना शुरू करेंगे ताकि वो भी ऐसे धीरे धीरे आगे निकलते जाएं। तो खैर आगे रहा और कहते हैं, तीसरी घनत्वता के चक्र के पहले भाग के दौरान जन्म अपने आप होते हैं तथा भौतिक शरीर के समाप्त होने पर तेजी से घटित होता है, यानी कि मरने के बाद पुनर्जन्म तुरंत होता है। उन्हें उनके पिछले जन्म का समीक्षा या उपचार की जरूरत कम होती है। जैसा कि आप कहेंगे कि जितना अधिक उन जन्म में वह इकाई प्रेम के सबक को सीखने का अनुभव करेगी, उतना ही अधिक उनके ऊर्जा क्षेत्र काफी हद तक सक्रिय होने शुरू होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पता है राह क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर आप 75,000 साल की साइकिल में पहले चले जाओ तो उस टाइम पर तो इतनी सारी चीज़ें थी नहीं ना, इतना क्लटर नहीं था कि यार ये भी चीज़ है वो भी चीज़ है, इतने लोग भी नहीं थे, सारी कम ही लोग हुआ करते होंगे। तो उस टाइम पर उनको पुनर्जन्म लेने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब उनको पता था कि एक दूसरे से प्रेम ही सीख रहे हैं अभी, तो ठीक है, जैसे ही मरते ही एकदम से फिर तुरंत उनका जन्म हो गया यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जन्म होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, अनुभव इकट्ठे होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, तो कुछ तो स्टार्टिंग से आप प्रेम सीखते हुए आ रहे हो और फिर अंत तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है उसके अंदर कुछ कमी आ जाए। तो उस वजह से फिर ये होता है कि पहले उसको बैठ के एनालाइज करो, मरने के बाद पहले खुद अपनी अपनी फिल्म देखो, उस फिल्म के अंदर देखो, ओहो यहाँ गलती हुई है, ओहो यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, ओहो यहाँ पे एरर हुआ था। फिर उसको एरर को समझना, उस एरर को रिमूव करने के लिए फिर अपने नए माध्यम लगाना, माध्यम लगा के फिर यहाँ पर आना और फिर उस प्रेम के रास्ते पर दोबारा उस प्रेम की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए चलना। तो जैसे ही आप आगे निकलना शुरू करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी ठीक होनी शुरू हो जाएगी, तब नेक्स्ट डेंसिटी का द्वार आपके लिए खुल जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि अब आप पूरा एक्यूमुलेट करके पूरी अगर अपनी आपकी जिंदगियां देखी जाएंगी ना पीछे की जितनी भी, तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि हाँ अब मैं रेडी हूं। और वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा क्योंकि रा ने बोल ही दिया है कि हम तो अपने जो वो हैं, जो हमारी घनत्वता में, रचयिता की घनत्वता में मतलब दूसरों की सेवा वाले रास्ते पर प्रेम को समझने के लिए निकलेंगे, हम तो उन्हें लेने आएंगे। तो जो इस डायरेक्शन में होता है उनको लेने के लिए वो आते हैं और इधर वालों को लेने के लिए आपको पता ही है कौन आता है दूसरे वालों को लेने के लिए। तो फिर आगे रा कहते हैं, इस प्रकार जैसा कि आप इसे समझ सकते हैं, पिछले जन्म के अनुभव की समीक्षा और उपचार पर उचित ध्यान देने के लिए जन्मों के बीच का समय बढ़ गया था। किसी बिंदु पर जब तीसरी घनत्वता में ग्रीन रे ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाता है, उस बिंदु पर जन्म लेना अपने आप बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका दिल का चक्र खुल गया, हो सकता है आप स्टार्टिंग से अपने नए नए जन्म लेते हुए आ रहे हो, आप प्रेम को समझते आ रहे हो, करते आ रहे हो, यहां आके मेडिटेशन करते 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 आपका दिल का चक्र खुल गया एकदम से, और आपको इसी को वो बोल रहे ग्रीन रे ऊर्जा केंद्र, अगर वो खुल गया और सब में आपको प्रेम नजर आने लग गया, सब में आपको रचयिता नजर आने लग गया, तो आपका इसका मतलब चक्र खुल चुका है। और अगर चक्र खुल चुका है तो फिर आप उस घनत्वता में जाने के लिए रेडी हो। और जैसे ही आप रेडी हो, आपको याद ही होगा उन्होंने बताया था, हम तो तुम्हारे क्राउन चक्र को देख के समझ जाते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी वो हो चुकी है, क्या कहते हैं, रोशनी कितनी तेज हो चुकी है। और उस रोशनी के हिसाब से फिर जो जो हमारे हैं हम उनको उठा के अपने साथ ले जाते हैं कि आ जाओ, क्योंकि अब प्लेनेट अपने आप को बदलेगा, प्लेनेट अपने आप को बदलेगा, प्लेनेट को बदलने दो, तुम बाहर निकलो। जब बाहर निकल के कुछ देर के लिए हम तुम्हें किसी और प्लेनेट के ऊपर रखते हैं, वहां पर अपनी जिंदगियां जियो। फिर जब ये प्लेनेट पूरा रेडी हो जाएगा, फिर हम तुम्हें दोबारा वापस यहाँ पे रख देंगे चौथी घनत्वता में, जब ये प्लेनेट पूरा चौथी घनत्वता के लिए रेडी हो जाएगा। या फिर तुम्हारा जिस लेवल है उस लेवल के हिसाब से किसी और चौथी घनत्वता के प्लेनेट के ऊपर अगर दूसरों की सेवा वाला है तो वहां रख देंगे, और अगर खुद की सेवा वाला है तो वो कलाकार आके तुम्हें ले ही जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन है नहीं, तुम उसके साथ ही निकल जाना। वहां पे ना आज़ादी है ना कुछ, तुम ही देख लेना जैसे तुम्हें करना हो। फिर तो दोनों चीज़ें इस किताब की दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, दोनों चीज़ें बताई हैं। और ये चुनाव देने के लिए आसान कर दिया इस किताब ने कि तुम अपना रास्ता चुन लो। अगर तुमने रास्ता नहीं चुना ना तो तुम बीच में लटके रह जाओगे, और बीच में लटके रह जाओगे तो तुम्हें पता ही है फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। तो एक साइड चुन के निकल जाना बेहतर है रादर देन ये कि बीच में लटका रहे कोई। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, जब अपने आप जन्म लेना रुक जाता है तब मैं मान रहा हूं कि वह इकाई खुद तय कर सकती है कि उसे कब पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता है, जिससे उसे सीखने का ज्यादा लाभ मिले। क्या वह अपने माता पिता को स्वयं चुन सकता है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों यही वाली बात यहाँ पे चल रही है कि जब वो खुद जानने लग गया ना कि उसे कब पुनर्जन्म लेने हैं, कब कहाँ पे जन्म लेना है, तो अपने माता पिता का भी चयन वो खुद करता है
कि ये मेरे माता पिता होने चाहिए, इस घर के अंदर मैं पैदा होऊंगा या होऊंगी, ताकि मुझे प्रेम कितना लेना है और प्रेम कितना देना है वो चीज़ सीखनी है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, इस समय जब हमारा चक्र समाप्ति की ओर है, इनमें से लगभग कितने प्रतिशत इकाइयां ऐसी हैं जो अपने चुनाव स्वयं करती हैं? तो रा कहते हैं ऐसी लगभग 54% हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं ना, जिन लोगों ने अपने परिवारों में जन्म लिया है, अपने माँ बाप के यहाँ जन्म लिया है, जो भी है, तो 1981 के हिसाब से वो ये बता रहे हैं कि ऐसे 54% लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे खुद अपनी इच्छा से अपने माँ बाप चुने हैं। और ये वो होते हैं जिनका हार्ट चक्रा हल्का सा पहले से ही खुला होता है, इसलिए वो यहाँ पे उनको अलाउड होता है कि भाई तुमने तो ऑलरेडी कितने आगे लेवल पे पहुंच चुके हो, तो हाँ तुम्हें अलाउड है कि तुम कर सकते हो ये। अब आप लोग सोच रहे हो यार उनको अलाउड है तो दूसरों की तो आज़ादी का उल्लंघन है। ऐसा नहीं है यार दोस्त। अगर आप एक वीडियो गेम के अंदर भी देखोगे ना, तो उसके अंदर क्या होता है, आपने एक स्टेज पार कर रहे हो, नहीं हो रही, ठीक है, फिर मर गए, फिर दोबारा वो जिंदगी ली, फिर से आए, फिर उसके अंदर आप नए नए ले रहे हो, जी मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये वाली गन चाहिए, वो वाली गन चाहिए, ऐसे कर करा के आप लोग सारी चीज़ें अपनी डिज़ाइन कर रहे होते हो। लेकिन उस स्टेज में कहाँ तक पहुँच पाते हो ना, वो वाली बात है। किसी के इस केस में ऐसा होता है जहाँ पे स्टेज खत्म हुई है वहीं से आपकी आगे शुरू हो जाएगी। लेकिन वीडियो गेम्स में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक स्टेज पे आपने ऐसी गलती कर दी कि अब पूरी ही स्टेज दोबारा रिपीट करो। वो तब होता है जब पूरे 75,000 साल का चक्र खत्म, और ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा, अब जा पूरी गेम दोबारा खेल, क्योंकि तूने खेली नहीं गेम। खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, पहले 25,000 वर्ष के चक्र के दौरान क्या वहाँ किसी भी तरह का औद्योगिक विकास हुआ था? क्या उस वक्त के दौरान वहाँ के लोगों के लिए कोई यंत्र या औजार उपलब्ध था? तो राह कहते हैं आप जिस संदर्भ में यंत्र शब्द का उपयोग कर रहे हैं ना, उस हिसाब से उत्तर ना है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि उस समय लकड़ी तथा पत्थरों के विभिन्न औजार थे जिसका इस्तेमाल भोजन को प्राप्त करने तथा आक्रमण करने के लिए किया जाता था। तो वही दोस्तों वही वाली बात है कि पहले के जो आदि मानव टाइप के हुआ करते थे, उन्हीं के बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि हाँ भाई अभी पत्थरों से और इन्हीं चीज़ों से सीख रहे हैं औजार वगैरह बनाना। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, पहले 25,000 वर्ष के चक्र के अंत में क्या किसी तरह के शारीरिक बदलाव हुए थे जो कि बहुत तेजी से हुए थे, जैसा कि 75,000 वर्ष के चक्र में होता है, या फिर यह कटाई के वक्त का बस एक सूचीकरण यानी इंडेक्सिंग था? तो दोस्तों यहाँ पे डॉन ने जो सवाल किया ना बड़ा अच्छा किया। उन्होंने कहा कि जो पहली 25,000 साल की साइकिल थी, क्या उसके एंड तक पहुंचते पहुंचते शरीर में कुछ बदलाव हुए थे? क्योंकि इस इतनी बड़ी साइकिल है, 25,000 की एक, फिर 25,000 की दो, 25,000 की तीन, तो इसमें बदलाव तो होते गए होंगे शरीर के अंदर भी, ठीक है ना। आज भी हम लोग को देख लो, फैशन स्टाइल ये सारी चीज़ें हम लोग की चेंज होती चली जाती हैं, ठीक है ना। और वो भी इसलिए होती है कि हम दूसरों को देख के चल रहे होते हैं। कोई सीधा सा व्यक्ति होगा तो वो कहेगा यार फैशन स्टाइल तुम ही रखो, इससे ऐसा कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। मैंने अपनी नॉलेज कितनी गेन की है, मैंने यूनिवर्सल नॉलेज कितनी गेन की है, उससे फ़र्क पड़ता है। तो खैर यहाँ पर वो जो मेन चीज़ कह रहे हैं ना, क्या ये केवल एक इंडेक्सिंग थी? इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कि मतलब ऐसा है कि एक चक्र के बाद फिर जो दूसरा चक्र जाएगा उसके बाद फिर से ये दोबारा शुरू होगा, क्या इस तरीके का कुछ है? तो रा कह रहे हैं बुद्धिमान ऊर्जा के अनुसार या भौतिक विकास के अलावा कोई परिवर्तन नहीं था। भौतिक परिवर्तन वैसे ही थे जो उन्हें उस पर्यावरण के अनुकूल बना सकें जहां वो रह रहे थे। त्वचा का रंग उस क्षेत्र के कारण होता था जहां इकाइयां रहती थीं। लोगों का शारीरिक विकास धीरे धीरे बेहतर हुआ जब उन्हें खाद्य पदार्थों का सेवन बेहतर हो गया, यानी जब उन्हें अच्छे से भोजन मिलने लगा। तो जो पहले के थे ना, जो आदि मानव टाइप के, उनको तो खाना भी ढंग से नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे इनका परिवर्तन होता गया, खाना भी अच्छा खाने लगे, सारी चीज़ें होने लगी। तो फिर धीरे धीरे उनका जितनी भी वो चीज़ थी ठीक होती चली गई। इसी वजह से शरीर का विकास भी अलग अलग हुआ। और कौन किस क्षेत्र में रहता है, अब आप पहाड़ों के लोगों को देख लोगे दिखने में अलग लगेंगे, ठीक है। अगर आप इंडिया की अगर केवल हम बात कर लें, साउथ के लोगों को देखोगे दिखने में अलग लगेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है इनमें से कोई हमसे अलग है सारे एक ही। पूरे इस प्लेनेट के सारे लोग एक ही हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लो, आप अमेरिकन कंट्रीज़ में देख लो, उधर नॉर्थ अमेरिकन में आप अर्जेंटीना देख लो, आप उधर देख लो, आप कहीं पर भी देख लो, लोग देखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब के अंदर का जो होलोग्राम है ना वो सेम ही है, ठीक है। और वो ऊर्जा के अलग अलग लेवल पे कांप रहे हैं, इसलिए दिखने में अलग लग रहे हैं, क्योंकि ऊर्जाएं तो कोई भी रूप ले सकती हैं ना। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम
उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।